सभी का हाँ आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और ये जो क्लास होगी या जो ये लेक्चर होगा जिसको आप सुनेंगे या देखेंगे वो अब तक के जो हमने टॉपिक्स किए हैं उसका ब्रीफिंग प्लस जो हमारे रिसेंटली 3-4 टॉपिक्स हमने किए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और उसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। तो हमने नेचर ऑफ ज्योग्राफी के 3-4 पार्ट्स जो हमने देखे थे इंट्रोडक्टरी के साथ साथ, उसके पहले हमने डेफिनेशंस और डेफिनेशंस के अलावा और जो टॉपिक्स हमने किए थे उसके अंदर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, इसके अलावा उद्देश्य कि किस प्रकार से भूगोल के उद्देश्य है और अन्य विज्ञानों से भूगोल का क्या संबंध है इसके बारे में डिस्कस किया। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है, इसके क्षेत्र में विस्तार कभी संकुचन ये होता रहा है। तो ये महसूस हमने किया कि वक्त की जो बदलती आवश्यकताएं होती है उसके अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट का नेचर चेंज नहीं हो तो उस सब्जेक्ट का महत्व खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि समय के साथ साथ जो जो नेचर में परिवर्तन आते हैं किसी भी विषय के वो उस विषय पर्टिकुलर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और मानव कल्याण में मार्ग प्रशस्त करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी के हमने जो 2-3 पार्ट पढ़े थे उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ उसको। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसके क्षेत्र में समय के साथ साथ कभी तो बहुत ज़्यादा सम्यक विश्लेषण हुआ भूगोल का, भूगोलवेत्ताओं के विचारों का, और कभी कभी ऐसी स्थिति आई कि वो बिल्कुल शिथिल पड़ गया कि परमिशन नहीं हुई, भूगोलवेत्ताओं को स्वतंत्रता का अभाव महसूस हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके विस्तार क्षेत्र में कमी आई। तो बेसिकली समय के साथ साथ जो इसके रूप में परिवर्तन हुए और बेसिक जो इसकी प्रवृत्ति रही वो हमेशा मूल एक ही रही कि पृथ्वी का वर्णन करना। जैसा कि इरेटोस्थनीज ने भी सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का जो एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है, उसकी प्रकृति है कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का वर्णन कई उद्देश्यों से कई पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत हमारा सम्मिलित होता। तो सम्यक रूप से इसको हम ये कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि नेचर के अंदर जो पहला हमने टॉपिक लिया था कहते हैं भूतल, अर्थ सरफेस का बार बार हम भूगोल में उपयोग करते हैं। अर्थ सरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भूतल का अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति रही है। अब भूतल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई इस बात की आपको आवश्यकता होती है कि वो पता रहे आपको कि कौन कौन सी चीजें जो भूतल के अंतर्गत शामिल की जाती है, जिसका कि वर्णन हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो भूतल के अंतर्गत हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों पार्ट लेते हैं, लेकिन फुल्ली नहीं। इनका कुछ पार्ट जो है उसके अंतर्गत रहता है, कंप्लीटली आपका वो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और लिथोस्फीयर का कौन सा पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का कौन सा पार्ट, एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट, ये हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो पृथ्वी से एडजॉइनिंग है या निचला भाग जो वायुमंडल की परतों का है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम कहते हैं क्षोभमंडल, वो उसके अंतर्गत सम्मिलित करी। इसके अलावा और जलमंडल का वो भाग जो बिल्कुल एडजॉइनिंग है वो उसके अंतर्गत आता है, जो आर्भाटा है, इस प्रकार की जो ओशन करेंट्स वगैरह है वो इसके अंतर्गत ली जाती है, जो कि स्थल भाग से जुड़ी हुई रहती है। ज़्यादा गहराई होगा उसके अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत अलग से अध्ययन होता है। ये भूगोल की प्रवृत्ति में हम शामिल कर सकते हैं कि भूतल का जो अध्ययन है वो या पृथ्वी तल का या भूतल का या अर्थ क्रस्ट का जो अध्ययन है वो भूगोल की मूल प्रवृत्ति रही है। किसी भी रूप में उसका परिवर्तन हुआ लेकिन मूल प्रवृत्ति रही है कि भूतल का अध्ययन करना। फिर इसके अंतर्गत अपन फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति रही है। उसके अंदर हमने अक्षांश की स्थिति देखी, जलवायु के बारे में देखा, समुद्र से दूरी, वनस्पति की भिन्नता, ये सारी चीज़ों का जो है वातावरण के रूप में, फिजिकल वातावरण के रूप में हमने अध्ययन किया। समुद्र से ऊंचाई, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमने उसके अंतर्गत सम्मिलित की। भूमिगत जल आदि इन सब जो है पृथ्वी को पर जो निवास करने वाले लोग हैं उनको प्रभावित करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं।
तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां इनके आपस में संबंधों में स्थापित होने के बाद जो बनती है, जो उत्पन्न होती है पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, उसका भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी का जो इफेक्ट है मानव के रहन सहन पर पड़ता है। तो मानव के रहन सहन मतलब संस्कृति, तो मानव की जो संस्कृति है अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों पाई जाती है, उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो मानवीय क्रियाएं हैं उसका अध्ययन करना भूगोल की प्रवृत्ति है, वो भी इसमें हमने सम्मिलित किया था कि खुद जो मनुष्य है वो इस भूपृष्ठ का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके द्वारा जो प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित किया जाता है या प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक वातावरण में वो चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है। कहीं पर वन भूमि को काट के कृषि का वो उत्पादन करता है, कृषि भूमि वो बनाता है, तो कहीं पर वो डेजर्ट इलाके में भी कृषि का उत्पादन कर देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पृथ्वी की जो अध्ययन करने के अंतर्गत आती है, ज्योग्राफी के अध्ययन में आती है, वो नेचर में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग करता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है इससे इकोलॉजी जो है वो इफेक्ट करती है। तो इकोलॉजी का अध्ययन करना या इकोलॉजी जो डेवलप हुई इफेक्ट्स के कारण जो परिवर्तन आए, इन सब का अध्ययन उसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन वाली बात हमने देखी कि किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण आपस में इंटरेक्ट करके और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज से अलग अलग प्रकार के तंत्र विकसित होते हैं पृथ्वी पर। उन सब का अध्ययन करना भी भूगोल की प्रकृति में आता है। मनुष्य एक विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए एडप्शन करता है, अनुकूलन करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने विकास के लिए, वो सब भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इंटरेक्शन के अंतर हम इस चीज़ को लेंगे। इसी प्रकार से प्रादेशिक विशिष्टता जो है उसका भी अध्ययन भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से किसी प्रदेश विशेष की विशिष्टता लिए होता है। हर एक प्रदेश अपनी विशिष्टता लिए होता है, वो वहाँ के भौतिक और मानवीय कारकों के आपसी संबंधों के कारण वहाँ पे जो डेवलप होता है उसको अध्ययन करना भी भूगोल की प्रवृत्ति में आता है। तो ऐसे अध्ययन को जो स्ट्रैबो और टॉलेमी है उन्होंने क्षेत्र विवरण की डेफिनेशन दी। इसी प्रकार जो आपके रिटर है उन्होंने प्रदेश उनको कहा। तो बेसिकली वो विशिष्ट प्रदेशों का निरूपण ही है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी हम उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। फिर भूगोल की मतलब एनालिटिकल प्रवृत्ति जो भूगोल की रही है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करता है, केवल वर्णन करने के बजाय एनालिटिकल चीज़ें भी ज्योग्राफी में बढ़ी है उसकी प्रकृति के दौरान आई है। तो जो विभिन्न तत्व होते हैं उनका सेपरेटली अध्ययन करने के बजाय समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। एक दूसरे एलिमेंट्स का जो भी, चाहे वो भौतिक पर्यावरण के हो चाहे वो मानवीय पर्यावरण के हो, वो उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और इसे एक संश्लेषणात्मक विज्ञान भी कहते हैं, एनालिटिकल साइंस भी ज्योग्राफी को कहते हैं। विकास क्रम के से जो स्पष्ट सभी चरण होते हैं उसके अंदर विश्व का उपलब्ध ज्ञान को परिप्रेक्ष्य में संरक्षण करता है। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान तत्व या जो तत्व ज्ञात थे उनको समाकलित करना उसके अंतर्गत आता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने प्रकृति के अंतर्गत देखी। उसके अलावा जो नवीन अज्ञात क्षेत्र हैं उनकी खोज करना भूगोल की प्रवृत्ति रही है और उसके समानांतर जब पहले मनुष्य यात्रा करता था, जो भी वो चीज़ देखता था आसपास की उनका संकलन करता था, अन्वेषण की जानकारी व्यवस्थित प्रस्तुत करना उसका उद्देश्य एक समय रहा पुनर्जागरण काल के बाद में। और फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में या उत्तरार्ध में हम यदि कहें तो भूगोल के तत्वों का उद्भव जो है वो विकास कार्य और कार्यकारण संबंधों पर उस समय होता कि उस समय जो उद्देश्य हुआ था भूगोल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वो कार्यकारण संबंधों को जानने का, उस बात के ऊपर जोर दिया गया और नियति विचारधारा जो नियतवादी विचारधारा उसका प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से वर्तमान काल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर नेचर में जो परिवर्तन है, कई ऐसी नवीन तकनीकें आ गई जिनका भूगोल की प्रकृति में उसने विस्तार किया या उसमें बदलाव किया या आवश्यकता के अनुसार उसको अपने उसके अंतर्गत शामिल किया प्रकृति में। वो कई ऐसी विधियां हैं, चाहे वो दूर संवेदन की विधि हो, तकनीक हो, सैटेलाइट्स की जो, चाहे एरियल फोटोग्राफ्स हो, चाहे मैथमेटिकल जो मेथड्स होते हैं वो भूगोल के अंदर एप्लीकेशंस ज़्यादा किए गए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें भूगोलविद्ता की प्रवृत्ति के अनुसार, नेचर के अनुसार भूगोल के बदलती हुई शामिल होती गई और हटती गई और जुड़ती गई। इसी प्रकार से जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनको मालूम करना, क्या व्यावहारिक समस्या है और उनका समाधान, ये भी भूगोल की प्रवृत्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आज के समय में रखता है कि किस प्रकार से समस्याएं मानव के सामने आती है, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरेक्शन कर रहा हो, चाहे वो आपसी मानवीय
ये तत्वों के आपस में अंतर संबंध, उसमें जो चेंजेज आते हैं या जो समस्या आती है उन समस्याओं को जानना, और केवल जानना नहीं बल्कि उनका समाधान निकालना भी महत्वपूर्ण कार्य भूगोल की नेचर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से भूगोलवेत्ता आगामी योजनाओं के लिए बहुत बड़ा अपना स्थान रखता है आज के समय में, क्योंकि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि भूगोल से संबंधित नहीं है, या उसके अध्ययन या उसका मूल रूप से यदि उदय हुआ है तो वो भूगोल से ही हुआ है, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मैंने कंपाइल कर दी है, और बाकी आप जो बुक्सेस वगैरह हैं उनसे आप, हाँ कोई बात पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये जितनी प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं उसमें ज्योग्राफी का क्या रोल होता है? डिफरेंट प्रकार की जो भी प्लानिंग्स की आप बात करें, प्लानिंग अलग अलग तरीके की होता है। जैसे टाउन प्लानिंग है, तो टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी टाउन का जब एस्टिमेशन होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो उसका स्लोप को देखना है, उसके अंदर किस प्रकार से उनके जो हाउसेज है या सेटलमेंट्स है उनका टाइप्स होना चाहिए, ताकि ड्रेनेज की व्यवस्था भी आसानी से उसके अंदर हो सके और किसी प्रकार के प्रदूषण भी नहीं फैले, ग्रीनरी वगैरह ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो है भूगोलवेत्ता बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य करके उसको सजेशन दे सकता है और सजेशन देता है। तो आगामी और भी इसी प्रकार से किसी माइनिंग के एरिया की है तो इंडस्ट्रीज डेवलप होनी है, तो कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, कहाँ पर कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है, कौन सी वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होगी, ये सारी चीज़ों का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक कि भूगोलवेत्ता उसके अंदर अपना सहयोग नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि भूगोलवेत्ता हर क्षेत्र के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्लानिंग बनाने में बहुत ही उसका महत्वपूर्ण स्थान है। सर, ये जितने प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उन डिजास्टर्स को मैनेज करने में भूगोल का क्या रोल हो सकता है? भाई जैसे जो भी डिजास्टर, मान लो आप अर्थक्वेक को लेते हैं या आप फ्लड को लेते हैं, तो अर्थक्वेक को आपने लिया, मान लो डिजास्टर है, तो अर्थक्वेक के अंदर भूगोल का एक फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक का बहुत बड़ा एक पार्ट है कि भूगोल में ये बताया जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है कि भूकंप की प्लेट्स कहाँ और भूकंप की जो बेल्ट है वो कहाँ है, भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप आने के पहले कैसे पता चलता है, किन किन सिम्टम्स से पता लगता है कि वहाँ पर भूकंप आने वाला है। तो ऐसे स्थिति के अंदर आगामी प्लानिंग करने के लिए कि किस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं, किस क्षेत्र में कम आते हैं, उन क्षेत्र को लोगों के सुविधा के लिए क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो तीन पक्ष आते हैं उसके अंदर। एक तो आता है कि वो डिजास्टर हुआ उसके पहले का, कि क्या तैयारियां आपको रखनी चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए। एक आता है ड्यूरिंग द डिजास्टर, कि ड्यूरिंग द डिजास्टर कौन कौन से जो एफर्ट्स है वो इंसान को करने चाहिए। और एक आता है आफ्टर डिजास्टर, जब वो होके चला जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं वो है। तो इस प्रकार से तीन पार्ट में हमारा जो पार्ट आता है वो सबसे पहला वाला पार्ट बनता है भूगोल का, कि किन क्षेत्रों में आने की संभावना है, कैसे पता चले, ताकि आगे की चीज़ों को प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। और भी कोई आपकी दो समस्या तो बताइए। तो और कोई सर आप, तो मैं समझता हूँ आप सब सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाइड तो हम हो भी नहीं सकते। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा में हर पल इतना ज़्यादा एडिशन हो रहा है कि हम प्रयास करते हैं कि उस तक पहुँचने का प्रयास करें। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप भी इस टॉपिक को लेके अलग से एक पूरा ब्रीफ नोट बनाएं, और नोट बनाने के पश्चात उसको और चीज़ें उसमें एडिट करने का प्रयास करें, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से तैयार करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।